Hello everyone. Today is 13 March 2021. You are watching For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal and I am presenting important nursing multiple choice question and answers for upcoming staff nurse or nursing officer exam 2021 like AIMS NORCET, ESIC, CHO, CRPF, NHM or HSSC. So let's begin our today's video. Our first question is, which of the following roommates would be best for the client newly admitted with gastric resection? निम्न में से नीचे बताए गए ऑप्शंस में से आपको ऐसे पर्सन के लिए बेस्ट रूममेट सेलेक्ट करना है जिसमें गैस्ट्रिक रिसेक्शन हुआ है. ऑप्शन ए, अ क्लाइंट विथ क्रॉन्स डिजीज. ऑप्शन बी, अ क्लाइंट विथ निमोनिया. ऑप्शन सी, अ क्लाइंट विथ गैस्ट्राइटिस. या फिर ऑप्शन डी, अ क्लाइंट विथ फ्लेबाइटिस. The right answer of this question is option D, a client with phlebitis. किसी भी पेशेंट में यदि गैस्ट्रिक रिसेक्शन हुआ है तो उस पेशेंट में बेस्ट रूममेट इन दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा पर्सन होगा जो कि फ्लेबाइटिस डिजीज से सफरिंग है. गैस्ट्रिक रिसेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट के या पर्सन के स्टमक के कुछ पार्ट को, कुछ हिस्से को सर्जरी के द्वारा काट कर निकाल दिया जाता है. इस सर्जरी की जो रिकवरी टाइम रेट होती है वो काफ़ी लंबी होती है और इस दौरान पर्सन के दूसरे इन्फेक्शंस से ग्रसित होने की संभावना काफ़ी बनी होती है. इस वजह से हम ऐसे पेशेंट को यहाँ रखना पसंद करेंगे जो कि गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पेशेंट को इन्फेक्ट ना कर सके. लेट्स सी द रैशनल. मोस्ट सुटेबल रूममेट फॉर द क्लाइंट विथ गैस्ट्रिक रिसेक्शन इज द क्लाइंट विथ फ्लेबाइटिस, because phlebitis is an inflammation of blood vessel and it is not infectious. फ्लेबाइटिस डिजीज के अंदर ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है और इस वजह से पर्सन गैस्ट्रिक रिसेक्शन वाले पर्सन को इन्फेक्ट भी नहीं कर पाएगा. इस वजह से हम फ्लेबाइटिस के पेशेंट को एज अ बेस्ट रूममेट फॉर गैस्ट्रिक रिसेक्शन पर्सन के लिए मानेंगे. स्टमक सर्जरी और स्टमक रिसेक्शन सर्जरी ऑल्सो समटाइम्स नोन एज gastrectomy. It is a procedure that involves surgical removal of part of stomach. स्टमक रिसेक्शन सर्जरी को हम गैस्ट्रेक्टोमी के नाम से भी जानते हैं. ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम स्टमक के किसी भाग को निकाल देते हैं. इट इज़ अ सीरियस ऑपरेशन एंड रिकवरी टाइम फ्रॉम कन्वेंशनल स्टमक रिसेक्शन सर्जरी कैन बी लेंदी. गैस्ट्रिक रिसेक्शन सर्जरी एक कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस ऑपरेशन है. इसके बाद जो रिकवरी टाइम होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है. पर्सन काफ़ी समय बाद रिकवर हो पाता है इस सर्जरी के बाद. गैस्ट्रिक रिसेक्शन रिमेन्स प्रिफर्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर मैनी डिजीजेज ऑफ स्टमक इंक्लूडिंग मैलिग्नेंसी, पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड बैरियाट्रिक प्रोसीजर्स. गैस्ट्रिक रिसेक्शन सर्जरी या गैस्ट्रिक रिसेक्शन क्यों किया जाता है? गैस्ट्रिक रिसेक्शन मुख्य रूप से यदि किसी पर्सन में पेट का कैंसर हो जाए, पेप्टिक अल्सर्स हो जाएं जो कि मेडिसिन से कवर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या फिर मोटे लोगों में जो बैरियाट्रिक सर्जरी प्रोसीजर किए जाते हैं उनमें भी गैस्ट्रिक रिसेक्शन प्रीफर्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. इन जनरल एनेस्थीसिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन अपीयर्स एट लास्ट. यदि किसी पर्सन को आपने जनरल एनेस्थीसिया दिया है तो उसका कौन सा सेंसेशन सबसे लास्ट में डिसअपियर होगा? कॉन्शियसनेस, प्यूपिल रिस्पॉन्स, हियरिंग या फिर पेन रिस्पॉन्स. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज हियरिंग. जब भी आप किसी पर्सन में गैस्ट्रिक एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, तो उस पर्सन में सबसे आखिरी में हियरिंग फंक्शन या सेंसेशन लॉस होता है. यानी कि पर्सन में जनरल एनेस्थीसिया का असर आने के बाद सबसे आखिरी में उसे सुनाई देना बंद होता है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस वीडियोस पीडीएफ, प्लीज ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल वेयर यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 3. अ नर्स इज ऑब्जर्विंग अ क्लाइंट हु इज लर्निंग टू परफॉर्म Burger Allen exercise. The nurse knows that the client is performing these exercise correctly when the client is observed doing what? एक क्लाइंट जो कि
बर्गर डिजीज से ग्रसित है और बर्गर एलन एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है। नीचे ऑप्शंस में बताई गई कौन सी एक्टिविटी यदि क्लाइंट करे तो नर्स कहेंगी या समझेंगी कि ये क्लाइंट सही तरह से बर्गर एलन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 अल्टरनेटली डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन द फीट while the legs are elevated। जब क्लाइंट के पैर ऊपर उठे हुए हैं, एलिवेटेड हैं, और इस पोजीशन में क्लाइंट डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्सिंग परफॉर्म करे। या फिर ऑप्शन 2 मसाजिंग द लेग्स बिगनिंग एट द फीट एंड मूविंग टुवर्ड्स द हर्ट। क्लाइंट अपने पैरों में मसाज करे और उसे हर्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करे। या फिर अल्टरनेटिवली वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस एंड रेस्टिंग विथ लेग्स एलिवेटेड, कुछ दूर क्लाइंट चले और उसके बाद पैरों को ऊपर उठाकर आराम करे। या फिर ऑप्शन 4 एलिवेटिंग द लेग्स व्हेन डैंगलिंग दैम देन लाइंग फ्लैट और फॉर 3 मिनट्स इन ईच पोजीशन। या फिर ऑप्शन 4 है क्लाइंट अपने पैरों को एलिवेट करे, उसके बाद थोड़ी देर बाद फ्लैट लेट जाए और 3 मिनट बाद अपनी पोजीशन को चेंज करे। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। इन बर्गर एलन एक्सरसाइज द फीट आर एलिवेटेड until they blanched, they dangled until they reddened and then stretched out while the client is lying flat। इस चीज़ को आप सिंपली समझने की कोशिश कीजिए आसान शब्दों में। मान लीजिए ये कोई क्लाइंट है, ये सबसे पहले तो इसको यदि हमें यहाँ पर देखते हैं, यदि इस क्लाइंट को हमें बर्गर एलन एक्सरसाइज परफॉर्म कराना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लाइंट को बेड के ऊपर लिटा देंगे फ्लैट, फिर उसके पैरों को हल्का सा किसी चीज़ का सपोर्ट देते हुए इस पोजीशन में रखेंगे। कुछ देर ऐसा रखने के बाद हम उसके नीचे से ये सपोर्ट वाली चीज़ को हटा देंगे तो जो क्लाइंट होगा उसके लेग ज़मीन पर सीधे आ जाएंगे फ्लैट। फिर हम कहेंगे क्लाइंट से कि वो इस बेड के कॉर्नर पर बैठ जाए और बैठने के बाद उसके पैरों को नीचे लटका के रखे। फिर वो अपने पैरों को डॉर्सीफ्लेक्शन करेगा और साइड मूव भी करेगा। मान लीजिए ये क्लाइंट का पैर है, अब उसे इस पैर को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव कराना है और साथ ही साथ उसे अपने पैरों को अप डाउन मूवमेंट कराना है। यही एक्सरसाइज बर्गर एलन एक्सरसाइज के नाम से जानी जाती है। आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्लाइंट को फ्लैट लेटाया, फिर उसके पैरों को 35 से 40 डिग्री एंगल पर किसी चीज़ का सपोर्ट देकर रखा, उसके बाद सपोर्ट को हटाया, फिर बेड के एंड पर क्लाइंट को बैठाकर उसे कहा गया कि वो अपने पैरों को ऊपर नीचे और दाएं बाएं मूव करे। यही एक्सरसाइज बर्गर एलन एक्सरसाइज कहलाती है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई? पीपीई की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ऑप्शन ए पेशेंट प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन सी पर्सनल प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, या फिर ऑप्शन डी प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। Question number 5. A 2-year-old child admitted with diagnosis of pneumonia was administered antibiotics, fluids and oxygen। एक 2 साल का बच्चा है जो कि न्यूमोनिया डिजीज से पीड़ित है, उसमें आप एंटीबायोटिक्स, फ्लूइड और ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं। The child's temperature increased until it reached 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। बच्चे का टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज होता है। व्हेन नोटिफाइड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिटरमाइंड दैट देयर इज नो नीड टू चेंज ट्रीटमेंट इवन थ्रो द चाइल्ड हैड अ हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर्स। जब इस पूरी घटना को आप डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बताते हैं
तो वो कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट में बदलाव करना जरूरी नहीं है। इवन कि यहाँ तक बच्चे को फेबाइल सीजर्स भी आ चुके हैं, ये बात भी आप डॉक्टर से बताते हैं। फिर भी ऑल्दो कंसर्न द नर्स लुक नो फर्दर एक्शन, later the child has a seizure that resulted into neurological impairment, legally who is responsible for this child's injury? आपने सारी बात डॉक्टर को बताई, लेकिन डॉक्टर ने कहा हमें कुछ भी नहीं करना है, तो आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसके बाद बच्चे को सीजर्स आए और बच्चे में न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो गया। बच्चे में न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट आ गया, तो इस सिचुएशन में लीगली कौन जिम्मेदार है, कानूनी रूप से आप किसे रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिकॉज दिस डिसीजन टुक प्रीसिडेंस ओवर द नर्स कंसर्न। इस सिचुएशन में हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, क्योंकि नर्स द्वारा बताने के बाद भी डॉक्टर ने किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, बिकॉज ऑफ टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड्स हेल्थ एंड ट्रीटमेंट रेजिमेंट। इस सिचुएशन में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ही हम जिम्मेदार मानेंगे, बिकॉज बच्चे के ट्रीटमेंट की, उसके हेल्थ की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर की थी। या फिर ऑप्शन 3, नर्स को हम जिम्मेदार मानेंगे, बिकॉज फेलियर टू फर्दर क्वेश्चन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द चाइल्ड्स स्टेटस प्लेस्ड एट द दिस रिस्क। या फिर हम नर्स को कंप्लीटली जिम्मेदार इसलिए मानेंगे क्योंकि उसने डॉक्टर से आगे फर्दर क्वेश्चन नहीं किया कि सर चाइल्ड की हेल्थ बिगड़ रही है, हमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे सीजर्स आ रहे हैं, उसे न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हो सकता है, बिकॉज उसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, 103 डिग्री तक पहुंच चुका है। या फिर ऑप्शन 4 में है, नीदर, बिकॉज हाई फीवर्स आर कॉमन इन चिल्ड्रन एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैड लिटिल कॉज फॉर कंसर्न। इसमें हम ना तो डॉक्टर को ना ही नर्स को जिम्मेदार मानेंगे, बिकॉज बच्चों में सीजर्स आना कॉमन होता है और ऐसा होता है। आपके अनुसार यहां पर कौन जिम्मेदार होगा? चूज द करेक्ट वन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, इट इज द नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फोरसी पोटेंशियल हार्म एंड प्रिवेंट रिस्क बाय एक्टिंग एज अ क्लाइंट्स एडवोकेट। नर्स के रोल आप अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पढ़े होंगे, उसमें यह पढ़ाया जाता है कि नर्स को क्लाइंट के एडवोकेट की तरह फंक्शन करना पड़ता है। यहाँ पर क्लाइंट को नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है, इस चीज़ से बचाव हेतु, रिस्क फैक्टर्स को कम करने हेतु क्लाइंट की तरफ से डॉक्टर से नर्स को बात करनी चाहिए थी, उसे सारी सिचुएशन एक बार फिर से इन्फॉर्म करनी चाहिए थी। ऐसा ना कर पाने के कारण इट इज़ अ लीगली नर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज अकर्स एज अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर? निम्न में से कौन सी एंटीबॉडी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर वाली होती है? IgA, IgG, IgE, IgM। The correct answer of this question is option D, IgM। IgM की जो स्ट्रक्चर होती है पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है। लेट्स सी द रैशनल। IgM is a pentameric structure because it consists of 5 immunoglobulin subunit। IgM की जो स्ट्रक्चर होती है वो पेंटामेरिक होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 5 इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट्स पाई जाती हैं। इसे आप याद रखने के लिए इस तरह का डायग्राम हमेशा याद रखिएगा। ये मान लीजिए है इम्यूनोग्लोबुलिन M है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट, दूसरी सब यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी और पांचवी M बनाते हैं। तो इसके 5 छोर होते हैं, 5 कोने होते हैं जहां से लाइन टर्न होती है। तो याद रखिएगा हर टर्न पर आपने एक इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट को बैठा दिया, तो ये बन गया आपका इम्यूनोग्लोबुलिन M और इसके अंदर 5 सब यूनिट्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की। तो इसे आप पेंटामेरिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। आई होप आप इसे भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन M इज ऑल्सो नोन एज मिलेनियर मॉलिक्यूल। M से इम्यूनोग्लोबुलिन M फॉर मिलेनियर मॉलिक्यूल होता है, बिकॉज इसका हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 90 से 1 लाख, 90,000 से 1 लाख इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसे इसीलिए हम
मिलेनियर मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन एम को हम मिलेनियर मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर वेट 90,000 से 1 लाख के बीच में होता है। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स कितने पाए जाते हैं। इस चीज़ को याद रखने के लिए आप याद रखिएगा गेम डी वर्ड, GAME, गेम डी। तो टोटल हो गए 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हमारी बॉडी में टोटल 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं और इसे याद रखने का ट्रिक है गेम डी। G फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन डी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोबुलिन है। ये टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का 80% होता है, अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये हमारा प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होता है ये मदर के मिल्क में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन के एम के बारे में हमने जान लिया। और इम्यूनोग्लोबुलिन जो ई होता है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होता है, मोस्टली इन द केस ऑफ अस्थमा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्वेश्चन नंबर 6, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ प्री टर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट फॉर मैनिफेस्टेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नर्स एक प्री टर्म बेबी या इन्फेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के सिम्टम्स के लिए असेस कर रही है, मॉनिटर कर रही है। द नर्स शुड मॉनिटर द इन्फेंट फॉर विच मैनिफेस्टेशन। सिंपली हम कहें तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक प्री टर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के कौन कौन से लक्षण पाए जाएंगे। आपके ऑप्शंस हैं एक्रोसाइनोसिस, एम्फाइसीमा, इंटरस्टिशियल एडिमा, या फिर एक्रोसाइनोसिस, एपनिया, न्यूमोथोरैक्स एंड ग्रंटिंग। ऑप्शन 3 बैरल शेप चेस्ट, एक्रोसाइनोसिस एंड ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन 4 साइनोसिस, टैकिपनिया, रिट्रैक्शंस, ग्रंटिंग रेस्पिरेशन, या फिर नेजल फ्लैरिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने पर प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी में साइनोसिस, टैकिपनिया, रिट्रैक्शन, ग्रंटिंग, रेस्पिरेशन और नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिलेगी। लेट्स सी द रैशनल। The newborn infant with respiratory distress syndrome may present with clinical manifestations of cyanosis, tachypnea, apnea, chest wall retractions, audible grunts and nasal flaring. Acrocyanosis क्या है? The bluish discoloration of hands and feet. It is associated with immature peripheral circulation and is not uncommon in the first few hours of life. एक्रोसाइनोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे के हाथ और पाँव ब्लू हो जाते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है उनमें, और इसका मुख्य कारण होता है इमैच्योर पेरिफेरल सर्कुलेशन। इमैच्योर पेरिफेरल सर्कुलेशन के कारण यदि बच्चों के हाथ और पाँव नीले पड़ जाएं तो इस कंडीशन को एक्रोसाइनोसिस के नाम से जानते हैं। ये सिचुएशन जन्म के कुछ घंटों के बीच कॉमन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7, एसाइटिस अकर्स ड्यू टू। एसाइटिस निम्न में से किसकी वजह से होता है? हाइपर एल्ब्यूनीमिया, हाइपोएल्ब्यूनीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन, sorry there is a typing error. The right answer of this question is hypoalbuminemia. हमारे शरीर में यदि एल्ब्यूमिन की कमी हो जाए तो एसाइटिस डिजीज हो सकती है। एल्ब्यूमिन हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि बॉडी के ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। एसाइटिस के पेशेंट में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाता है जिससे उसकी बॉडी में एडिमा होने लगती है, स्पेशली उसका जो एब्डोमेन वाला हिस्सा है वो काफ़ी फूल जाता है। एसाइटिस के पेशेंट्स में आप देखेंगे कि उनका पेट काफ़ी फूला रहता है। जनरल भाषा में इसे कहें तो पेट में पानी भर जाना। सो ऑलवेज रिमेंबर एंड सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 8,
वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हमारे शरीर में पाए जाने वाली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी निम्न में से किसके द्वारा होती है? टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा, बी लिम्फोसाइट के द्वारा, प्लाज्मा सेल या बीटा सेल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में यहां से इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, टी लिम्फोसाइट। हमेशा याद रखिएगा, सेल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेलुलर इम्यूनिटी, किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे ये टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका हर एक लाइक एज अ मोटिवेशन हमें आगे की तरफ मूव करने के लिए फ्यूल देता है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है और इससे हम आपको रेगुलरली अच्छे कंटेंट वाले वीडियोस प्रोवाइड कर पाते हैं। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ यू थिंक दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, the nurse is checking post-operative prescriptions and planning care for a 110-pound child after spinal fusion. एक 110 पाउंड वजन वाले बच्चे में स्पाइनल फ्यूजन हुआ है और इस क्लाइंट की, इस बच्चे की आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर करनी है। आप उस बच्चे का पोस्ट ऑपरेटिव प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं जिसमें लिखा है मॉर्फिन सल्फेट 8 mg सबक्यूटेनियस एवरी 4 आवर्स फॉर पेन इज प्रिस्क्राइब्ड। इस प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार उस बच्चे को मॉर्फिन सल्फेट देना है हर 4 घंटे से, जिसकी डोज है 8 mg और रूट है सबक्यूटेनियस। द पीडियाट्रिक मेडिकेशन रेफरेंस स्टेट्स द सेफ डोज इज 0.1 to 0.2 mg per kg dose every 3 to 4 hours। पीडियाट्रिक मेडिकेशन रेफरेंस के अनुसार जो सेफ डोज होनी चाहिए वो 0.1 से 0.2 mg per kg पर डोज होनी चाहिए every 3 to 4 hours। For this information, the nurse determines what about the prescription। इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए क्या ऊपर बताई गई डोज बच्चे के लिए सही है या नहीं, इस चीज को आपको कैलकुलेट करना है। आपके ऑप्शंस हैं, द डोज इज टू लो, ऑप्शन बी द डोज इज टू हाई, ऑप्शन 3 डोज इज विद इन द सेफ डोज रेंज, ऑप्शन 4 देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द सेफ डोज। इस जानकारी के अनुसार हम डोज का निर्धारण नहीं कर सकते। क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन की लेंथ देख के कभी आप एग्जाम में क्वेश्चन से हेजिटेट ना होएं, घबराएं ना। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ जो क्वेश्चन की बॉडी होती है वो बड़ी होती है और इसके अंदर जो बात पूछी गई है वो बहुत ही सिंपल है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, द डोज इज विद इन द सेफ रेंज। द डोज इज विद इन द सेफ डोज रेंज। ये दवा की जो मात्रा प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई है इस समय इस बच्चे के लिए उपयुक्त है। लेट्स सी द रैशनल। यूज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डोज पैरामीटर्स। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो चीज़ कंफ्यूज कर रही थी वो है कि वेट का पाउंड में दिया होना। आपको हमेशा हर एग्ज़ाम से पहले पाउंड और ये बेसिक जो मैट्रिक यूनिट्स होती हैं इन्हें रिवाइज कर लेना चाहिए। एग्ज़ाम में अक्सर ये कंफ्यूज भी करती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो बच्चे का वेट दिया हुआ है 110 LB या 110 पाउंड, इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। और जब भी आपको पाउंड में दिए वजन को केजी में कन्वर्ट करना हो तो उसे 2.2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे का जो वेट आएगा वो आएगा 50 kg, 50 किलो। यानी हम कह सकते हैं उस बच्चे का वजन 50 kg है। अब इस 50 kg
वजन वाले बच्चे की हमें डोज कैलकुलेट करनी है और बताना है कि ये जो डोज प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है वो उसकी सही डोज है या नहीं। सही स्टेटमेंट को एक बार आप फिर से देख लीजिए कि सेफ डोज जो होती है 0.1 से 0.2 mg पर केजी पर डोज होनी चाहिए 3 से 4 घंटों में, और यहाँ डॉक्टर द्वारा बताई गई है डोज 8 mg। आइए इसे कैलकुलेट करते हैं, जानते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसे। सबसे पहले तो 0.1 की रेंज से अगर अपन देखें और बच्चे का वजन है 50 किलो, तो ऐसे बच्चे के लिए जो डोज होगी वो आएगी 5 mg। और यदि इसी रेंज को अपन 0.2 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आएगी 10 mg। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जिसका वजन 50 kg है, मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर करना है तो उसकी जो नॉर्मल आइडल डोज होनी चाहिए 5 से 10 mg पर डोज होनी चाहिए, और जो प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने ऑर्डर लिखा है वो लिखा है 8 mg। तो यहाँ पर ये जो डोज है ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है, क्योंकि हम उस बच्चे को 5 से 10 mg सबक्यूटेनियस रूट से मॉर्फिन सल्फेट 3 से 4 घंटों में दे सकते हैं। और डॉक्टर ने जो डोज यहाँ पर 8 लिखी है वो बिल्कुल सही और रेंज में है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वर्जन इज द फर्स्ट स्टेप इन द कैलकुलेशन ऑफ मेडिकेशन। हमेशा कन्वर्जन को आप विशेष गौर करिए। मैं फिर से आपको कहूँगा, 1 पाउंड में कितने केजी, 1 केजी में कितने पाउंड, इन सब जो मैट्रिक सिस्टम है उसे आप ज़रूर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके जाइएगा। और जब भी आपको किसी पर्सन के अंदर मेडिकेशन डोज कैलकुलेट करनी है तो आपको सबसे पहले यूनिट्स को एक ही फॉर्मूला में, एक ही मेथड में कन्वर्ट करना है। mg है तो mg, kg है तो kg, पाउंड है तो पाउंड। अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो आप आंसर गलत करके आएंगे। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर दिस थिंग। क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन सीरम इज। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन, आई होप आपको आंसर याद होगा, हमने थोड़ी देर पहले ही इसे डिस्कस किया था। IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबुलिन है जो हमारे सीरम में पाया जाता है। सभी टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ये लगभग 80% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रेन्युलोसाइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अग्रेन्युलोसाइटोसिस क्या है? इट इज एब्डोमिनल पेन, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टिफनेस ऑफ नेक, या फिर ल्यूकोपीनिया। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। अग्रेन्युलोसाइटोसिस इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोपीनिया। सिंपली ल्यूकोसाइट्स वर्ड WBC के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पीनिया वर्ड का मतलब होता है डिक्रीज। यदि किसी पर्सन के अंदर WBC का काउंट कम हो रहा है तो आप उससे ल्यूकोपीनिया सिचुएशन कहेंगे। नॉर्मल WBC काउंट 4000 से 11000 के बीच होता है। अग्रेन्युलोसाइटोसिस और ग्रेन्युलोसाइटोपीनिया मीन्स डेफिशिएंट और एब्सोल्यूट लेक ऑफ ग्रेन्युलोसाइट वाइट ब्लड सेल्स। WBC की कमी होना अग्रेन्युलोसाइटोसिस या ग्रेन्युलोसाइटोपीनिया के नाम से कहलाता है। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स ये सभी ग्रेनुलोसाइट WBC के एग्जाम्पल्स हैं। एक चीज़ और रिपीट देख लेते हैं, WBC के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिनमें आप नाम देख लीजिए, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। एक ग्रेन्युलोसाइट्स जो सेल्स हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स जो WBC हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इयोसिनोफिल्स। इट में अकर्स इन सम ल्यूकीमिया, ये ल्यूकीमिया में पाई जाती हैं, ल्यूकोपीनिया एंड आफ्टर एक्सपोजर टू सर्टेन ड्रग्स, क्लोज़ेपाइन, रेडिएशन। अग्रेन्युलोसाइटोसिस जो कंडीशन है, WBC सेल का काउंट कम होना जो कंडीशन है, ये ल्यूकीमिया, ल्यूकोपीनिया और आफ्टर एक्सपोजर टू सर्टेन ड्रग्स लाइक क्लोनाजिपाइन के बाद पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नॉर्मल फीटल हार्ट रेट एट बर्थ इन अ टर्म न्यूबॉर्न इज 80 to 100,
70 to 110, 120 to 160, 100 to 120। टर्म न्यूबॉर्न बेबी में फीटल हार्ट रेट बतानी है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 120 से 160 पर मिनट। एक न्यूबॉर्न टर्म बेबी का जो हार्ट रेट है 120 से 160 प्रति मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 13। द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन अ क्लाइंट who is at 38 weeks of gestation and notes that fetal heart rate is 174 beats per minute। आप एज अ नर्स किसी क्लाइंट का जो कि 38 वीक की प्रेगनेंसी पर है असेसमेंट कर रहे हैं और आप पाते हैं कि बच्चे की हार्ट रेट फीटल हार्ट रेट 174 बीट्स पर मिनट है, 174 बीट्स पर मिनट है। इस फाइंडिंग्स के आधार पर आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, चेक द मदर्स हार्ट रेट, नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन, टेल द क्लाइंट दैट फीटल हार्ट रेट इज नॉर्मल। आप इस चीज को डॉक्यूमेंट करके छोड़ देंगे या फिर मदर की हार्ट रेट चेक करेंगे या फिर ऑब्स्टेट्रिशियन को बुलाएंगे या फिर मदर से कहेंगे कि बच्चे की हार्ट रेट नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 वीक की प्रेगनेंसी पर 174 बीट्स पर मिनट, क्या ये नॉर्मल है, क्या ये अबनॉर्मल है? आंसर द क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन। 174 हार्ट बीट 38 वीक की प्रेगनेंसी पर नॉर्मल नहीं है, इसलिए हम ऑब्स्टेट्रिशियन को इस चीज को नोटिफाई करेंगे, बताएंगे। लेट्स सी द रैशनल। The fetal heart rate depends on gestational age. The range from 160 to 170 beats per minute in the first trimester, but slow with fetal growth to 110 to 160 beats per minute. बच्चे की नॉर्मल हार्ट रेट पहले ट्राइमेस्टर में 160 से 170 बीट्स मानी जाती है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है, ये फीटल हार्ट रेट 110 से 160 के बीच रह जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर फीटल हार्ट रेट अप्रोक्सीमेटली 38 वीक्स पर 174 के आसपास है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बच्चा डिस्ट्रेस में हो सकता है, इसलिए हमें ऑब्स्टेट्रिशियन को इन्फॉर्म करना बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ heart rate is less than 110 beats per minute or more than 160 beats per minute within the uterus at rest, the fetus may be in distress। यदि माँ आराम कर रही है, यूट्रस रेस्ट पोजीशन में है और बच्चे की हार्ट रेट 110 बीट पर मिनट से कम हो जाए या फिर 160 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि बच्चा जो है तकलीफ में है, डिस्ट्रेस में है, उसे हेल्प की ज़रूरत है। बिकॉज द FHR इज इंक्रीज फ्रॉम द रेफरेंस रेंज, द नर्स शुड नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन। हम नर्स जानती है कि बच्चे की हार्ट रेट नॉर्मल नहीं है, तो इस सिचुएशन में उसे तुरंत डॉक्टर को या ऑब्स्टेट्रिशियन को इन्फॉर्म करना चाहिए। ऑप्शन 2 and 4 आर इनएप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द क्वेश्चन। Although the nurse documents the finding based on the information in the question, the obstetrician need to be notified। इस रीडिंग के अनुसार नर्स द्वारा ऑब्स्टेट्रिशियन को इन्फॉर्म करना आवश्यक है और ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर, इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं? ऑप्शन ए, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, पॉलीसेकेराइड हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं या फिर एमिनो एसिड्स हैं। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट इग्नोर दिस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्लाइकोप्रोटीन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं या यूं कहें ग्लाइकोप्रोटीन ही होते हैं। Immunoglobulin are derived group of plasma polypeptides, example glycoprotein, that bind antigenic proteins and reserve as one of the body's primary defense against disease।
इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीजेंस के साथ जुड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं और बॉडी को प्राइमरी लेवल की सुरक्षा प्रोवाइड करवाते हैं। ये प्लाज्मा पॉलीपेप्टाइड्स या यूं कहें ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचना होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, When speaking to a group of junior high school students about first aid, आप एक जूनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स से फर्स्ट एड के बारे में बात कर रहे हैं। द नर्स एक्सप्लेन्स देयर इज अ यूनिवर्सल साइन इंडिकेटिंग चॉकिंग एंड आस्क इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स नोज व्हाट इज इट। आप इस डिस्कशन के दौरान बच्चों से पूछते हैं कि यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग क्या होता है, क्या कोई स्टूडेंट इसके बारे में बता सकता है। तो स्टूडेंट्स अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं। कौन से रिस्पॉन्स को आप करेक्ट मानेंगे? आपके ऑप्शंस हैं माउथ ओपन, इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग इन, मुंह खुला हो और इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ डाली हो। ऑप्शन बी हैंड ऑन नेक ओवर थ्रॉट एरिया, हाथ गर्दन और गले के पास वाले हिस्से में मौजूद हो। हैंड्स क्रॉस एट द नेक, हाथ गर्दन को क्रॉसली जकड़े हुए हों, पकड़े हुए हों। या फिर ऑप्शन डी माउथ ओपन, इंडेक्स फिंगर पॉइंटिंग एट ईच साइड ऑफ नेक, मुंह खुला हो और इंडेक्स फिंगर गले के दोनों तरफ नेक के साइडों में पॉइंट करती हुई मौजूद हो। आपको बताना है इन चारों में से यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन। The correct answer of this question is option C, hands cross at the neck। जब कोई व्यक्ति अपने हाथों से अपनी गर्दन को पकड़े, क्रॉस हैंड्स की सहायता से पकड़े, तो आप कहेंगे कि उसमें यूनिवर्सल चॉकिंग मौजूद है। यदि कोई पर्सन अपने हाथों से क्रॉस हैंड्स के द्वारा यदि गर्दन को पकड़ रखा है तो आप कहेंगे उसमें चॉकिंग हुई है और ये साइन यूनिवर्सल चॉकिंग साइन कहलाता है। द यूनिवर्सल साइन इंडिकेट चॉकिंग इज हैंड क्रॉस्ड एट नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज कंडक्टिंग अ प्रीनेटल क्लास ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप प्रीनेटल क्लास ले रहे हैं, उसमें आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। When a client in the class asks why the fertilized ovum stays in fallopian tubes for 3 days, what the nurse best response? आपसे एक क्लाइंट पूछता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम फैलोपियन ट्यूब में 3 दिन क्यों रुकता है, तो इसके जवाब में आप स्टूडेंट्स या क्लाइंट से क्या कहेंगे? आपके ऑप्शंस हैं इट प्रमोट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम चांस ऑफ सर्वाइवल। 3 दिन वहां रुकने के कारण जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। या फिर इट प्रमोट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम्स एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसके कारण फर्टिलाइज्ड ओवम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के संपर्क में आ पाता है। या फिर इट प्रमोट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम इज नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन द टॉप पोर्शन ऑफ द यूट्रस। इस रुकावट की वजह से जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो सही जगह इम्प्लांट हो पाता है और इम्प्लांटेशन की जो सही जगह है वो यूट्रस का टॉप पोर्शन माना जाता है। या फिर यूं कहें ऑप्शन नंबर 4, इट प्रमोट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम्स एक्सपोजर टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या फिर यहां रुकने की वजह से जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के संपर्क में आ पाता है, इस वजह से यह रुकावट होती है। इन चारों में से क्या कारण है 3 दिन तक ओवम फर्टिलाइज्ड ओवम फैलोपियन ट्यूब में रुकता है? वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, इट प्रमोट्स द फर्टिलाइज्ड ओवम्स इज नॉर्मल इम्प्लांटेशन इन द टॉप पोर्शन ऑफ यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज्ड ओवम 3 दिन तक रुकता है, इसकी वजह से वो यूट्रस के टॉप पोर्शन में जाकर इम्प्लांट हो पाता है और ये बेस्ट इम्प्लांटेशन साइट मानी जाती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है?
रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजेंस बाय मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स के द्वारा एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करना, पता लगाना या पकड़ लेना। रिकॉग्निशन ऑफ पैथोजेंस बाय न्यूट्रोफिल्स, पैथोजेंस को न्यूट्रोफिल्स के द्वारा पहचानना सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाता है। या फिर एनकाउंटर ऑफ पैथोजन बाय बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा पैथोजेंस का एनकाउंटर करना। या फिर रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन बाय टी सेल्स, टी सेल्स के द्वारा स्पेसिफिक एंटीजन को पहचानना सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन बाय टी सेल्स नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है वो टी सेल्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन बाय टी सेल्स इज एग्जांपल और डेफिनेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। Friends, if you think this video is helpful and precious, then please click upon the like button, share this video with your friends and subscribe our YouTube channel. Its name For Nurses Preparation for more such interesting videos. Thank you once again. All the best.